नमस्कार, मैं हूं रजत और इस समय मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पे मेरे साथी अमतेश के साथ। यहां किसान आंदोलन चल रहा है और 6-8 किलोमीटर की लंबी लाइन है ट्रैक्टर ट्रॉलीज की। ये मेन स्टेज के पास हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पे दिन भर भाषण चल रहे हैं, किसान यूनियन के नेता अपना काम कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और जो भी गाइडलाइंस हैं यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ रमनप्रीत है। रमन स्टूडेंट लीडर है, एक चंडीगढ़ की स्टूडेंट यूनियन है, स्टूडेंट्स फॉर सोसाइटी, उसके मेंबर हैं। ये भी इसी जत्थे में आए हैं। इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि एक युवाओं को और जो किसान हैं इनकी रिजर्वेशन क्या है इन फार्म बिलों को लेके। फार्म बिलों के अलावा एक बिल बिजली से जुड़ा हुआ है, उस पर इनकी रिजर्वेशन क्या है। रमन, मैं आपको अनइंटरप्टेड टाइम दे रहा हूँ। मुझे आप सिर्फ एक बेसिक सवाल का जवाब दीजिए कि इन 3 कृषि बिलों से किसानों को, युवाओं को दिक्कत क्या है। देखिए, जो 3 तो 5 जून को 4 ऑर्डिनेंस लेकर आए गए थे, जो बाद में उनमें से 3 को बिल बना के एक्ट बना दिया गया है। उन 3 में जो प्राइमरी दिक्कत है, सबसे पहली दिक्कत है जो प्राइवेट मंडी का कंसेप्ट लेके आया जा रहा है। और प्राइवेट मंडी के कंसेप्ट से जो इनडायरेक्ट अटैक है एमएसपी पे। अभी इस देश में 23 फसल हैं जिनके ऊपर एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है, पर जैसे मक्की की हम एग्जांपल ले सकते हैं। मक्की की एग्जांपल है, मक्की की एमएसपी है 1800 रुपये, ठीक है। 1800 रुपये रेट होने के बावजूद मक्की सारे भारत में कहीं पे भी 1000 रुपये से ऊपर नहीं बिकी है। और जब आप धान या जिसको हम बोलते हैं गेहूं की बात करेंगे, उसका जो एमएसपी है वो पंजाब और हरियाणा में ही ज़्यादा मिल रहा है। वहाँ पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे जो मंडी बोर्ड का स्ट्रक्चर है, एपीएमसी एक्ट में अभी जो प्रोविज़न लेके आ रहे हैं कि प्राइवेट मंडी लगाई जा सकती है। और जो इससे दिक्कत आएगी कि शुरू में तो जो प्राइवेट मंडी है वो आपको रेट देंगे एक टाइम तक, और यहाँ तक दिक्कत है कि जो 8% तक का सेस जो सरकारी मंडी पे लगता है वो इनके ऊपर नहीं लगेगा, इसलिए वो 150 से 170 रुपये आपको ज़्यादा भी देंगे। इसी तरीके से एक टाइम में जो सरकारी मंडी है उनको डिफंक्ट किया जाएगा, बोला जाएगा कि यहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा रेट है, इसको ख़त्म किया जाए। और इसे ख़त्म करते ही आप किसानों को कॉरपोरेट, जब बड़े जो कॉरपोरेट हाउस हैं जो एग्री बिजनेस में आ रहे हैं, उनके रहमो करम पे छोड़ देंगे कि हमें लूट के खा जाइए। और दूसरी जो दिक्कत है कि इसके साथ ही वो चेन ऑफ कमांड शुरू हो जाता है, जिससे मतलब जो सारा जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसकी अपनी दिक्कतें हैं, पर वो जैसा भी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और किसान बेसिकली, अभी तक आप उसकी फसल से लूट कर रहे थे, अभी आप उसकी ज़मीन की लूट की तरफ बढ़ रहे हो। पहली दिक्कत है कि इससे एमएसपी ख़त्म होगी जैसे ही मंडी बोर्ड ख़त्म होगा। इसे ख़त्म करने के लिए साथ साथ एक एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था, उसमें जो मतलब संशोधन किया गया है, क्या गया है कि भाई एग्री बिजनेस के लिए ओपन करने के लिए 13 जो खाने पीने की खाद्य वस्तुएं थी उनको एसेंशियल कमोडिटीज से बाहर निकाल दिया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज से बाहर निकाल, और जो गेहूं और धान है, चावल है, उनको भी उससे बाहर निकाल दिया गया है। उनको खुली जो हम बोले कि जमाखोरी की छूट दी जा रही है कि आप जमा कीजिए और जब आपको मार्केट के हिसाब से रेट मिलेगा तब आप बेचिए। सरकार तभी इंटरवीन करेगी जब उसका रेट दुगने से ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ कोई कुदरती आपदा आ जाएगी, जहाँ जंग लग जाएगी। तो जैसे आज के दौर में हम आलू प्याज के साथ देखते हैं कि जब तो किसान ने बेचना है वो 10 रुपये 15 रुपये पे रहेगा, जब हमने वापस खरीदना है तो वही प्याज 60 रुपये 70 रुपये तक चला जाएगा। तो ये दिक्कत इसके बाद चावल में आएगी, गेहूं में आएगी। और बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इससे जितना मतलब जो स्ट्रक्चर है, अभी रेट जो मिल रहा है वो मिल रहा है मंडी की वजह से। और इसके साथ होना क्या है, प्राइवेट मंडियां अदानी अंबानी जैसे जो पंजाब में साइलो लगा रहे हैं, साइलो में हम बोले एक ही बार में 50-50 गांव की फसल को स्टोर करने का मतलब प्रबंध किया गया है। जब तक तो ये सरकारी मंडियां हैं तब तक तो वो रेट देंगे, पर जिस दिन ये ख़त्म होगी किसान वहाँ पे अपनी फसल लेके जाएगा और उसके होना ये है कि वो बोलेंगे कि देखिए जी ये आपका क्वालिटी मार्क पे कम है, ये है वो है, तो हम आपको इतना ही रेट दे सकते हैं और लेना है लीजिए वरना जाइए। और जब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा तो किसान मजबूर हो जाएगा अपनी फसल 800-1000 रुपये में बेचने पे, जैसे अभी के दौर में बिहार में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। बिहार में एपीएमसी एक्ट 2005 में मंडी बोर्ड ख़त्म कर दिया गया था। आज पंजाब में आम बात है कि बिहार से गेहूं और चावल खरीद के लाए जाते हैं 800-900 रुपये में, और पंजाब में 1800 रुपये 1900 रुपये बेचे जाते हैं। तो यही पंजाब के साथ भी होना है। तो ये सबसे बड़ा खदशा है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। और जो दूसरी बड़ी दिक्कत है कि इससे जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है,
ये ठीक है कि आड़तिया सिस्टम की अपनी दिक्कतें हैं, किसान उसके चुंगल में फंसा हुआ है, उसको सुधार की ज़रूरत है कि आसान क्रेडिट का प्रबंध किया जाना चाहिए। पर जैसे ही ये प्रबंध आएगा, जो अभी तक पैसे की सिक्योरिटी है किसान के पास, उसको बिना उसका अल्टरनेटिव प्रबंध किए ये जो अभी उसको लोन आड़ती से मिला वो भी महंगा होने जा रहा है, क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं बचेगी। कंट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है कि देखिए मोदी सरकार ने ही बोला कि इससे किसानों की आमदन दुगनी होगी, तो दुगनी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 2-4 साल में वो इससे नीचे ही जाएगी। दूसरा है कंट्रैक्ट फार्मिंग। कंट्रैक्ट फार्मिंग का एक तजर्बा नासिक का है। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने 2009 में बड़ी खूबसूरत एक रिपोर्ट की थी कि नासिक में जब वाइन फैक्ट्रियां काम करती थी तो वो 2002-3 में वहाँ पे नासिक में आई, उन्होंने किसानों के साथ कंट्रैक्ट किए कि आप ये अंगूर उगाइए जो वाइन के लिए काम आता है, हम आपको इससे ज़्यादा कीमत देंगे, तो ये कंट्रैक्ट कर लिए। 3 साल तक उन्होंने रेट दिए, उसके बाद उन्होंने हाथ खींच लिया कि हम तो जी दिवालिया हो गए, हम पैसे नहीं दे सकते। सिर्फ 5 साल में वही किसान जो उन वाइन फैक्ट्री के साथ कंट्रैक्ट कर रहे थे, अपनी ज़मीन, अपने जो वाइन जो ग्रेप यार्ड थे उन्हीं को बेचकर वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे। यही होना है पंजाब के किसान के साथ, हरियाणा के किसान के साथ, कि वो अपने ही खेतों में मजदूर बनेगा। अच्छा रमन, सवाल अब आपसे ये है कि आपने ग्रेप यार्ड का आपने वहाँ का एग्जाम्पल दिया नासिक का, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर एमएसपी लिख दिया जाए कि नहीं ठीक है, जो आपसे प्राइवेट प्लेयर खरीदना चाहते हैं वो आपको एमएसपी देंगे, वो अगर ये बात लिख दे तो ठीक है? देखिए एमएसपी लीगल होना ही चाहिए, ये एक बात है, ये एक डिमांड है, पर कॉरपोरेट हाउसेज के लिए ये एक एग्रेरियन इकोनॉमी है भारत की और पंजाब की भी, उसमें कॉरपोरेट इंटरवेंशन को ऑन कर देना ये अपने आप में दिक्कत है। एग्रेरियन जो मतलब इकोनॉमी, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए वो सब्सिडी के दम पे ही चल रहा है, और जैसा भारत का एग्रेरियन स्ट्रक्चर है इसमें इससे पहले बहुत सारे और सुधार होंगे, तो हम कभी सोच सकते हैं कि ऐसा कोई सुधार आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हमें नहीं लगता कि सिर्फ एमएसपी का मसला है, एमएसपी एक बड़ा मसला है कि 23 फसल की एमएसपी डिक्लेयर की जाती है, 2 पे ही क्यों मिलती है, वो मसला है। पर उसके साथ साथ जो बाकी ऑर्डिनेंस हैं उनको वापस किया जाना चाहिए। जैसे एक अभी बड़ा खतरनाक ऑर्डिनेंस के जो हम बोले कि कॉर्पोरेटाइजेशन का मॉडल ओपन किया जा रहा है, जैसे जो बिजली वाला ऑर्डिनेंस है वो बेसिकली अभी तक पंजाब में बिजली का बिल नहीं है किसानों के ऊपर, तो इसके जरिए किया क्या जा रहा है कि भाई कैश सब्सिडी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल बॉडी बनेगी, वो हर जगह एक ही रेट तय करेगी, और जो कोई स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देना चाहती है तो वो कैश के माध्यम से दे। तो आपको याद होगा कि एलपीजी पे पहले सब्सिडी होती थी, बाद में कैश सब्सिडी का मॉडल लाया गया, और धीरे धीरे 2-4 साल में सारी सब्सिडी खत्म कर दी गई, आज पैसों में सब्सिडी है उस पर, ठीक है। तो ये वही मॉडल है कि इनको एक बार बिल देने लगाओ, बाद में इनसे ये सारी छीन लेंगे, तो वही मॉडल है। रमन, अगर वो डीबीटी देते हैं तो उसमें लीकेज सिस्टम का भी बोलते हैं ना, भाई लीकेज बहुत कम हो रही है, जो गलत लोगों को दिया जाता था पैसा या मिलता नहीं था बेनिफिट उसको जिसको मिलना चाहिए था। मैंने ना इससे, मैं लॉ से पहले ना इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, हमें ना जब हम अपनी इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं पहले सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ना कैश सब्सिडी वर्सेस जो मतलब दूसरी सब्सिडी है उसका एक क्वेश्चन आया करता था, तो वहाँ पे हमें एक्सप्लेन ही ये किया जाता था कि कैश सब्सिडी के जरिए कैसे आप एक टाइम में से ख़त्म कर सकते हैं सब्सिडी। तो वो बेसिक जो मतलब जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है उसमें मॉडल है सब्सिडी खत्म करने का, तो इसका हमें कोई वहम नहीं है कि ये लीकेज प्लग करने हैं, ये बेसिकली सब्सिडी खत्म करने का मॉडल है। और ये अटैक सिर्फ पेजेंट्री पे नहीं है, जो ये बिजली बिल है इसमें जो सब्सिडी खत्म होगी, पंजाब में जो जिसको हम पीले या नीले कार्ड वाले धारक बोलते हैं उनको भी 200 से 300 यूनिट माफ़ हैं, वो सारी भी इसके जरिए ख़त्म की जाएगी। तो ये जितना गरीब सेक्शन है, जितना पेजेंट्री है, उस सारे के ऊपर अटैक है। और इसके बाद एक पराली वाला जो ऑर्डिनेंस ले आए कि मतलब आप 2 साल से मतलब ये बहस चल रही है कि भाई इससे पोल्यूशन हो जाता है। मैं एक अपडेट आपको बीच में दे देता हूँ कि 1 दिसंबर को सरकार में मंत्रियों की और किसान यूनियन के नेताओं की मीटिंग हुई थी, 35 किसान यूनियन के नेता थे और बाकी लोग थे, लेकिन बाद में उसका कोई नतीजा खास निकल के नहीं आया। सरकार का कहना था कि हम कमेटी बना रहे हैं, कि यूनियन का कहना था कि हम कमेटी में हम कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है, और कमेटी अगर बने भी तो वो बड़ी बने, हम इस पे इंटरेस्टेड नहीं है, ये प्रोसेस उस तरह से चलता रहेगा। मैं रमन आपसे जानना चाहता हूँ किसान का जो डिमांड चार्टर है उनकी डिमांड्स क्या है, बड़ी डिमांड्स क्या हैं मेन? देखिए जो प्राइमरी डिमांड्स हैं इस टाइम में 8 डिमांड का चार्टर इनको दिया गया है। 8 डिमांड के चार्टर में जो पहली है कि जो 3 जो खेती से जुड़े जो बिल जो एक्ट बना देंगे उनको रद्द किया जाए, उसके बिना जो बिजली वाला ऑर्डिनेंस है उसको वापस लिया जाए, और जो पराली वाला ऑर्डिनेंस उसको वापस लिया जाए, डीजल के रेट को लेकर उसको रेगुलेट किया जाए जो पहले डीरेगुलेट कर दिया गया था। और इसके बिना जो मतलब खास तौर पे पिछले सालों में जो मोदी सरकार ने डाइसेंट को क्रश करते हुए जो
एंटी एनआरसी एक्टिविस्ट से या तमाम जो एकेडमिशियंस हैं जो उनके ऊपर यूएपीए के चार्ज लगाए, उन सबको रद्द करते हुए लोगों को फ्री किया जाए और जो एक डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, मतलब जैसी भी डेमोक्रेसी थी उसको भी मतलब रोका जाए। तो ये प्राइमरी डिमांड्स इस टाइम की हैं। अच्छा, विरोधी कुछ कह रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग आए हैं ये खालिस्तानी हैं, ये वो लोग हैं जो अनार्की चाहते हैं देश में, ये वो चाहते हैं जो शांति नहीं चाहते हैं देश में, डेमोक्रेटिक व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी ख़त्म करने का काम सबसे अच्छा इस देश में बीजेपी ने किया है। तो अगर आप इन लोगों की बात करें, 3 महीने से पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पंजाब में कितनी घटनाएं होगी अनार्की की? कोई घटना नहीं हुआ है। आप जाके देखिए, टोल प्लाजा पे यही लोग आराम से बैठे थे। अगर जो सरकार आज बातें कर रही है, अगर वो डेमोक्रेटिक होती, वो आके सुनती। 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, किसी एक मीटिंग में उन्होंने कोई ठोस प्रपोजल दिया हो कि हम ये करेंगे, वो उल्टा किसानों को समझाने लगे कि देखो जी ये होगा, ये होगा, ये होगा। दरअसल डेमोक्रेसी को वो क्रश कर रहे हैं कि जब पूरे के पूरा किसान उठ के यहाँ आ गया, उनको लगता था कि ऐसे ही फिजल आउट हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने वही कोशिश की कि सुनो ही मत, जैसा उन्होंने एनआरसी के टाइम पे किया या जितने भी स्ट्रगल हुआ हर टाइम पे यही किया। तो अनार्की तो वो क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को पुश कर रहे हैं उस तरफ कि वो अनार्की को रिजॉर्ट करें और उनको मतलब क्रश किया जा सके। अच्छा, एक बात और आ रही है कि भाई दिक्कत सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान को, वो यहाँ पे खड़े हैं, बिहार का किसान नहीं आ गया, बंगाल का नहीं आया, कर्नाटका का नहीं आया उठ के, पंजाब हरियाणा के किसान आ रहे हैं। दिक्कत सिर्फ इनको, बाकी किसी कोई समस्या नहीं है। हम तो ऐसी खबरें भी बीच में देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू आती है इन्फॉर्मेशन कि भाई लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है उन कानूनों से, पंजाब हरियाणा के लोगों को है। वैसे लोगों से अगर आप जाके किसानों से पूछेंगे कि उनको मोदी सरकार से दिक्कत है कि नहीं, तो दिक्कत तो है, आप जाके पूछ सकते हैं। पर जो आप बात कह रहे हैं कि भाई पंजाब हरियाणा को ज़्यादा दिक्कत है, ये सच बात है। वेस्टर्न यूपी को ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि वहीं पे ये मंडी बोर्ड ज़्यादा काम कर रहे थे, वहीं पे ये अभी सीधा इफेक्ट आएगा। और जैसे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, एमएसपी का जो डिमांड है, जो डिमांड चार्टर में भी है, वो बिहार का भी डिमांड है। बिहार के लोग भी बोलते हैं कि एमएसपी होना चाहिए, पर दिक्कत ये है कि अभी सीधा इफेक्ट इनके ऊपर आ रहा है तो वो ज़्यादा बोल रहे हैं। बाकी के किसानों को अगर इतना सीधा है, खोल दो सारी रोड यूपी की तरफ से, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से आना चाहते हैं। खोल दो मध्य प्रदेश के रोड, पता चल जाएगा एक ही दिन में कि किसको किसको दिक्कत है। तो ये तो सवाल नहीं है कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान को दिक्कत है, दिक्कत सभी को है। कि दरअसल इस सरकार ने 7 साल में एक ऐसा माहौल बनाया कि लोगों का स्ट्रगल से कॉन्फिडेंस उतर गया था कि लड़के इस सरकार को झुकाया जा सकता है। किसानों ने आके ये एस्टेब्लिश किया है कि हम आएंगे, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आएंगे, आपको झुका देंगे। और आप देख सकते हैं इसी गैदरिंग में रोज़ अलग अलग जगह से किसान आ रहे हैं। और किसानों के प्रोटेस्ट अगर आपने देखे हो, तमिलनाडु के किसान आए थे 1 साल पीछे की बात है, वो आए थे, वो दिक्कत नहीं थी, आपने उनकी सुनी नहीं। तमाम देश के किसान पहले भी यहाँ आए, आपने उन्होंने सुनी नहीं। इस बार वो आके बैठ गए हैं पक्के, इसलिए आपको इस बार प्रोपेगेंडा करना पड़ा। यही सरकार थी, शाहीन बाग में लंबा प्रोटेस्ट चलता रहा, वहाँ पे कोई नतीजा निकला नहीं, खत्म हो गया प्रोटेस्ट ये एनआरसी का, अब कोई बात नहीं है उस पर। इसका क्या हाल हो, यही होगा, ऐसा ही होगा इस प्रोटेस्ट का भी हाल? देखिए, शाहीन बाग में जो हमें लगता है, मुझे जो निजी तौर पे लगता है कि हमने शायद एक पेसिमिस्ट मोड चूज़ कर लिया कि हम सिर्फ शांति से बैठेंगे। जो एक गांधीयन उससे जो उसके लीडर सोच रहे थे, वो जैसा भी सोच रहे थे, शायद मुस्लिम कम्युनिटी को जितना डरा दिया गया है, जितना उनके ऊपर मतलब उनको पुश किया गया है, शायद ये उसकी वजह से हो सकता है। पर ये जो प्रोटेस्ट है शाहीन बाग से पहली सेंस में डिफरेंट ऐसे है कि ये जो सरकार ने तय किया कि आने नहीं देंगे हरियाणा में, खट्टर ने अनाउंस किया आने नहीं देंगे, उसके बैरिकेड तोड़ के तो ये शुरू हुआ है। और NH1 यहाँ पे बंद है और होम मिनिस्ट्री के ये हिम्मत नहीं है, ये औकात नहीं है यहाँ के उठा ले। तो ये शाहीन बाग से तो उस सेंस में डिफरेंस है और शायद ये वैसे ख़त्म हो भी नहीं सकता। हाँ, अगर वो देश में इमरजेंसी लगा के, आर्मी लगा के इसको फौज के दम पे उठाना चाहें तो लड़ाई वैसे लड़ी जा सकती है, वरना वैसे शाहीन बाग की तरह उनका, जैसे वहाँ पे तो पुलिस की हिम्मत थी ना कि प्रोटेस्ट में आके रेगुलेट कर लेगी, पुलिस की हिम्मत नहीं है उस बैरिकेड से इधर आके बात भी कर। शंभू बॉर्डर के पास, हाँ, इधर से हम उनकी जगह सिंघू बॉर्डर, हाँ, उनकी हिम्मत नहीं है ये यहाँ के बात भी कर लें, ये बोल दें कि इधर नहीं बैठना, इधर नहीं बैठना। शाहीन बाग को चारों तरफ से रेगुलेट कर रहे थे ना, यहाँ नहीं कर सकते। ये बैरिकेड तोड़ने कोई बड़ी बात नहीं है। ये किसान नहीं तोड़ा बैरिकेड उस दिन, किसान यूनियन के बीच में उस दिन पहले क्योंकि वहाँ से आगे से इन्विटेशन आ रहा था कि बुराड़ी आइए, तो किसान यूनियन का फैसला था कि ये देखिए NH1 उनकी दुखती रग है, इस पे बैठे हैं, अभी यहाँ बैठेंगे। और जाब्ते से जैसा हमारे, क्योंकि किसान यूनियन की लीडरशिप में सारा स्ट्रगल ये खड़ा हुआ है, और अगर हमारे लीडर डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ बैठना है तो जैसा वो कहेंगे हम उनके हिसाब से चलेंगे। उन्होंने कहा यहाँ बैठना है, वो कहेंगे कि तोड़ने हैं तो तोड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट बड़ी बात की, बहुत बड़ा मैं घूमा हूँ इसमें,
बहुत जगह पे लंगर चल रहा है, दूध से लेके हर तरीके का लंगर यहाँ पे चल रहा है, सब इंतजाम अच्छे हुए हैं। लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं सवाल सोशल मीडिया पे, फंड कौन कर रहा है इसे? आप अगर इससे पहले कहीं पंजाब में गए होते, जब इन प्रोटेस्टों की तैयारी चल रही थी, हम जब गांव में जाते थे ना, जिस गांव के घर में खाने को दाना नहीं है ना, उन्होंने भी अपने घर से कटोरी मतलब गेहूं के भर के इसके बीच में डाली है। मतलब कोई ये कह सकता है ये सिर्फ मतलब किसानों का आंदोलन, ऐसा नहीं है। जब हम फंड इकट्ठा करने के लिए गए, हम जितने गांव में गए, शायद ही कोई घर होगा जो अपनी मजबूरी की वजह से इसमें अपना योगदान ना दे सका हो। एक एक कटोरी तक दी है लोगों ने कि जैसा भी हम डाल सकते हैं योगदान देंगे। आप वहाँ जाके देखिए, लोगों ने लाखों लाख इकट्ठा करके दिए कि जाइए। पंजाब के गुरुद्वारों में अभी आप जाके अनाउंसमेंट चेक करेंगे, वो अनाउंसमेंट ये हो रहा है कि जो लोग गए हुए हैं दिल्ली, उनके खेतों की जिम्मेवारी हमारी है। तो ये पंजाब उठ खड़ा हुआ है। किसान यूनियनों ने जिस स्ट्रगल को यहाँ तक लेके आए हैं, उन्होंने पंजाब को उठा दिया है। पंजाब जाग उठा है, हरियाणा जाग उठा है, राजस्थान के लोग जाग रहे हैं, यूपी के लोग जाग रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग जाग रहे हैं। तो ये चेन ऑफ कमांड जैसा चल रहा है, तो हमें उम्मीद है पूरा उठेंगे। और हमारे नौजवान, पहली बार है इस संख्या में नौजवान आके यहाँ बैठ गए हैं, और नौजवानों से हमें बहुत उम्मीद है कि हमारा फ्यूचर स्टेक पे है। अब जाके ना ट्रालियों में जाके बात कीजिए कि आप कब तक बैठने के लिए। 6 महीने का राशन तो अभी पड़ा है, और जितना मतलब यहाँ पे लोगों का सपोर्ट है, जैसे लंगर चल रहे हैं, हमें लगता है हमें हमारे राशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो तैयारी की तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, जो खुद लेके आए वो तो शुरू नहीं हुआ, अभी तो यहाँ के लोगों की सपोर्ट से ही चल रहा है। अच्छा, जो तैयारी आपने की है गांव के पीछे की तरफ है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद, 1-2 महीने बाद फसल तैयार हो जाएगी, आपकी फसल तैयार हो जाएगी, किसानों की फसल जाएगी। देखिए 4 महीने कुछ नहीं होता ये ना। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ यहीं रहेंगे। ਬੰਦਾਨ ਬਸ यहीं रहेंगे हम, यही नहीं, हम बोल इससे वादू हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारे साथ हमारे एक जितने हम जहाँ आए हुए ना, हमारे साथ एक पर्सन के मगर एक 1000 बंदा आने के लिए तैयार है। हमारे रूटीन में आएंगे। जो राशन की बात है, जो तो हमारे सिख धर्म का इतिहास है, अपने देश में तो छोड़कर विदेशों में जाकर देखो, हमारा लंगर ऐसे चल रहा है। गोरे हमारे साथ चुक गए हैं, हमारे लंगर को देखकर झुक गए हैं। हमने एक नहीं 10-15 मुल्कों की हमने विदेश में सैर की है, और उन लोगों में जो इतने भी गुरुद्वारे हैं, जितने देशों में गुरुद्वारे हैं, उन लोगों, उन देशों के जो गोरे लोग हैं, वो हमारे लंगर को देखकर सलाम करते हैं। और ये लंगर हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा। ये तो हमारे सारी दिल्ली भी हमारे पास बैठ के खा जाए, पंजाब के लोगों को पास आके, ये लंगर नहीं खत्म होगा। ये दूसरा बात, ये भरम है कि आप फौज से हमारे को अटैक करा देंगे, मार गए। जो फौजें होती हैं, जो आर्मी होती है, वो अपने देश के लोगों को मारने के नहीं है, उनकी तो उनकी राखी करने के लिए है, उनकी राखी करने के लिए है। वो तो अपने बॉर्डर के सामने के लिए है, विदेशों को सामने के लिए है, ना कि साढ़े अपने लोगों को मारने के लिए। हम अपना हक लेने आए हैं, किसी का हक खोने नहीं लाते। जो पंजाबी लोग हैं वो इन्ने धर्म ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਤਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੀਸ ਤੱਕ ਕਟਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਰੇ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੋਣ ਆਏ ਆ ਹੱਕ, ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਲ੍ਹਵਾਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ किसानी का भविख है, साड़ी सारे बच्चियों तो साड़ी आने वाली जनरेशन खत्म कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के आपने एक सवाल और किया है कि पंजाब और हरियाणा के लोग इसमें ज़्यादा क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि हम इस ही खेती पर निर्भर करते हैं। हमारे पंजाब में कितनी इंडस्ट्री है, कितनी इंडस्ट्री है जहाँ हम काम करेंगे। पंजाब का ज़मीन की जो एक किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है, उस 2 एकड़ ज़मीन में 5, 6, 7 मेंबर परिवार के हैं, वो उसमें गुजारा करते हैं। ठीक है। और बाकी जो MSP की बात है, अगर हमारी MSP जो कीमत है, तो हमारे जो लोग हैं उसके बजाय बाहर के स्टेटों के लोग जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, वो हमारे पंजाब में 2 एकड़ वाले ज़मींदार के पास आके नौकरी करता है, क्योंकि उनको लोगों को MSP नहीं मिलती। हमारे लोगों को आपको अगर लिख के दे दें उसमें कानून में कि भाई MSP है, तब खत्म हो जाएगा धरना। फिर देखो साडे असीं विचार कर सकते हैं।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ फिर भी विचार करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, विचार करेंगे। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੂਆਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲੋਂ 10 गुना निकलता। एक किले की असी पराली फूक एक मिनट सुनो, 1 एकड़ की हम पराली फूक देते हैं तो उस एक फैक्ट्री का धुआं सुबह से शाम तक 10 गुना ज़्यादा जाता है। उस धुएं से किसी को फर्क नहीं पड़ता। उस फैक्ट्री के मालिक को 1 लाख रुपया जुर्माना नहीं रखा, 1 करोड़ रुपया जुर्माना नहीं रखा, एक जिमींदार के लिए 1 करोड़ रुपया जुर्माना बना दिया। एक देश में 2 लॉ जे कदे भी सहन नहीं किए जा सकते। मैं पराली वाला धुआं नासां च वध फसदा पता नहीं इन्हां दे भी फैक्ट्री वाला शुद्ध होंदा पता नहीं। मैं ना एक पंजाबी में एक ना शब्द होता है चढ़दी कला। गुरु तेग बहादुर जी मेमोरियल आगे मतलब आही दिन से जब वो दिल्ली आए थे, यही दिन थे और यही कुर्बानी की भावना तब थी, यही अब है। और इस बार शायद बिना कुर्बानी के वापस नहीं जाया जा सकता। पीछे मौत है या हमारी होगी या इन ऑर्डिनेंस की होगी और इसके साथ जो 3 बिल हैं इनकी होगी। इसके बिना पीछे मुड़ने का कोई रास्ता है नहीं। अच्छा रमन, मेरा एक और आखिरी 2 सवाल है मेरे सर। अच्छा बिच दिखेगा नहीं उसमें ना, एक कर देगा थोड़े नाल भी ना करते आपसे बात भी। रमन, मेरा सवाल है कि इस पंजाब का एक कल्चरल एस्पेक्ट भी है इस प्रोटेस्ट में। बाकी प्रोटेस्ट में आता है भाई राशन से लेके लंगर से लेके सब चीज़ों में दिक्कत होती है, यहाँ पे मैं बड़ी कलेक्टिव भावना एक देख रहा हूँ। तो पंजाब का एक कल्चरल एस्पेक्ट भी इसमें, उस पर कुछ बताइए हमें। देखिए जब ना पंजाब में एक ट्रेडिशन है लंगर का, मतलब जो सिख धर्म के साथ आया, वो लंगर का ट्रेडिशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप जहाँ देखेंगे कि हाँ आप किसी भी ट्रॉली में जाके खाना मांग लीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। और उसी से वो कलेक्टिवनेस की भावना आती है कि हम इसमें इकट्ठे हैं, इकट्ठे उतर आए हैं। और ये पंजाब का कलेक्टिव का इशू है, इसलिए वो कलेक्टिव भावना और स्ट्रांगली दिखती है। आप मेरी कल एक जैकेट थी, मैं वहाँ पे भूल गया था, मैं 6 घंटे बाद भी आके उठाता हूँ, उसी जैकेट में मेरा पर्स पड़ा था, सब पड़ा था, वो उसी में आके मुझे जैकेट वहीं से मिल जाती है। तो वो कल्चरल एस्पेक्ट के जब आप स्ट्रगल में हैं, पंजाब में स्ट्रगल की मिसालें हैं, बाबा बंदा सिंह बहादुर हैं, गुरु गोबिंद सिंह हैं, कि सब कुछ कुर्बान कर देने की भावना है और अंत तक लड़ने की भावना है। वो हमारा कल्चर है, वो हमारी हिस्ट्री है, उस लेगेसी को हम कैरी कर रहे हैं यहाँ पे। और बहुत सारी दिक्कतें इसके बावजूद और भी होंगी, उसको भी सही करेंगे। पर ये हमें उम्मीद है कि इसके साथ ये सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होगा, ये पंजाब को एक नई डेमोक्रेटिक दिशा में भी लेके जाएगा। जब हम यहाँ से वापस लौटेंगे तो वैसे ही नहीं होंगे जैसे पहले थे। इसे नए, जिसको बोलते हैं कि नया एक इंसान बनना है, इस प्रोटेस्ट से उम्मीद है कुछ वैसा भी बनेगा। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की आपने बात की, पंजाब की जो लीडिंग पार्टियां हैं, आपके स्टेट में तो सरकार ने कहा कि हम लागू नहीं होने देंगे, उन्होंने विधानसभा से पास कर दिया, विपक्ष भी उसमें साथ था। सेंटर से अकाली दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया, बाहर हो गए सरकार से। यहाँ पे मुझे जितनी जानकारी मिली है कि सिंघू बॉर्डर का जो ये प्रोटेस्ट है, यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स को उस तरीके से वेलकम नहीं किया जा रहा, आने नहीं दिया जा रहा। उनका कारण क्या है इसका? देखिए जब आप अकाली दल की बात कर रहे हैं, उन्होंने तब वापस लिया जब लोगों का प्रेशर बना। जिस दिन ऑर्डिनेंस आए थे उसके बाद सुखबीर बादल समझा रहा था इसके फ़ायदे क्या हैं, बाद में प्रकाश बादल समझा रहा था इसके फ़ायदे क्या हैं। जब लोगों ने बोला गला दबा दिया तब वापस लेना पड़ा। कैप्टन अमरिंदर के लोग इनकी कमेटियों में जाते रहे कि भाई ये बिल बन रहे हैं, तब उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। ये तो किसान का प्रोटेस्ट हुआ, उसकी वजह से उनको मजबूरी में ये करना पड़ा, क्योंकि उनको लगता है इसके बिना वोट का मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और यहाँ पे भी इसलिए पंजाब में जो पॉलिटिकल एलीट है वो पूरी तरह से डीलेजिटिमाइज हो चुका है, लोगों का उनके ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं है, इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उनको यहाँ पे स्पेस देने का। हम मानते हैं कि पंजाब का जो ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस है, कल्चरल क्राइसिस है, ये ओवरऑल सोशल क्राइसिस है, उसके लिए ये पॉलिटिकल एलीट जिम्मेदार है। बादल जो मर्जी बोलता रहे, पर ये सबको पता है कि उसने पंजाब को लूट खाया है। कैप्टन आज बहुत जिसको बोले कि सच्चा बन के बैठा है, उसके पिछले 3 साल का उठा के देखिए, कहाँ गई जो नौकरियां जो हर घर आनी थी, कहाँ गया जो इसमें नशा खत्म होना था पंजाब में, वो कुछ नहीं करवा। पर वो अब अपने आप को लेजिटिमाइज करने की कोशिश है सपोर्ट से। लोगों का प्रेशर इतना है, लोगों का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि जो लोग कल तक ऐसे गाने गाते थे, लड़कियों और बंदूक से बाहर नहीं आते थे, उनको प्रोटेस्ट की सपोर्ट में धरनों पे गाना पड़ रहा है। और ये पंजाब जिसको बोलते हैं पंजाब उठ खड़ा हुआ, तो उसने ये पुश किया है, वो पुश है, उसकी वजह से यहाँ आ रहे हैं, उनको कोई इच्छा नहीं। पर 2022 के इलेक्शन है, वोट डालेंगे,
यही पार्टियां रहेंगी वहाँ पे? तीसरा ऑप्शन आम आदमी पार्टी का था, हो नहीं पाया था वहाँ पे, कुछ क्या बनने वाला है? अब बन जाएगा तीसरा का। जब ना मूवमेंट उठती हैं, मूवमेंट बहुत तरह के रास्ते बनाती हैं, उम्मीद करते हैं ये रास्ते भी बदलेंगे। और दूसरी बात, जो आप पिछली बार के इलेक्शन का, जो पंजाब के 2000 मतलब जो विधानसभा इलेक्शन 2017 के, उसमें अकाली दल जब वोट मांगने जाता था, लोगों ने उनके साथ जो किया है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं उठा के सोशल मीडिया से। इस साल वो सबके साथ होगा। तो एक जनरल डेमोक्रेटाइजेशन का प्रक्रिया शुरू हो गया है, ये रास्ता दिखा दिया गया है कि तरीके क्या रहेंगे। हमें उम्मीद है कि जो हमारी बाकी समस्याएं हैं इस देश की, हमारे पंजाब की, वो भी इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, अकाली, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये पंजाब की राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। आपका योगेंद्र यादव से क्या विरोध है? मतलब वो यहाँ पे आए, उनको बेरुखे मन से यहाँ से भेज दिया गया, नारेबाजी भी हुई थी कुछ, क्या क्यों ऐसा? नारेबाजी खैर नहीं हुई थी। योगेंद्र यादव यहाँ पे जिस दिन आए, वहाँ यहाँ पे एक बहस चल रहा था किसान यूनियन के बीच कि बुराड़ी ग्राउंड में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो लोगों का मत था कि बुराड़ी ग्राउंड में जाके नहीं बैठना है, हम खुद, एक ओपन जेल है, हम उसमें नहीं जाएंगे। और योगेंद्र यादव उस तरफ से आते हैं, पुलिस के माइक से अनाउंस करते हैं कि ठीक है जी, आपको वहाँ जाना चाहिए। तो यही विरोध था कि आप कौन होते हैं हमारे लिए डिसीजन लेने वाले? आप आके हमारे लीडर के ऊपर मतलब ये एक ऐसा प्रेशर बना रहे हैं। सरकार जो सरकार चाहती है वो क्यों करना चाहते हैं? लोग यहाँ बैठना चाहते हैं, उन्हें बैठने दीजिए। यही विरोध है कि हमारे लीडर को डिसाइड करने दीजिए। योगेंद्र यादव जो बात बोल रहे हैं, हमारा उनसे विरोध है। वैसे योगेंद्र यादव के बारे में आप मुझसे पूछेंगे तो उनका तो मॉरल राइट नहीं है इस प्रोटेस्ट में आने का। वो तो बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स की। ये तो प्रोटेस्ट शुरू हुआ ही एंटी गांधीयन प्रिंसिपल से है कि भाई बैरिकेड तोड़ने हैं, ट्रैक्टर से तोड़ने हैं, टीयर गैस चलेगी तो पत्थर भी चलेंगे। ये चलते ऐसे तो यहाँ तक पहुँचे हैं हम। अगर गांधीयन प्रिंसिपल से चलना होता तो टोल पे बैठे रहते हम। तो योगेंद्र यादव का कोई अधिकार नहीं है। हमारे लीडर, हमारी किसान यूनियन है, उनको डिसाइड करने का अधिकार है। वो अगर लोगों के एस्पिरेशन को कैरी करेंगे, उसके हिसाब से फैसले लेंगे, तो जिसको बोलते हैं उनको सर आंखों पे बिठाएंगे। अगर वो भी कुछ ऐसा सोचेंगे तो यहाँ से विरोध होगा। योगेंद्र यादव का भी हुआ, बाकियों का भी होगा। ठीक है, तो अब तक डटे रहेंगे अगले, जब तक नहीं होने वाला? बिल्कुल जी, चढ़दी कला पंजाबियों के खून चा ते साडा इतिहास आ लड़ाइयां दा। अगे लड़ांगे, जी सद के लड़ांगे, सिखर तक ले जावांगे। जे तुसीं चैक करना लड़ाई किन्नी का, ऐ करो पिछे जाके एक बारी गेड़ा दे के पुछ के देखो किन्ने टाइम की तैयारी आ। 6-6 महीने आम गल आ। ठीक है। अच्छा, ये आपको लगता है कि बातचीत जो सरकार कर रही है, अगली कोई मीटिंग होती है, मीटिंग से रेजोल्यूशन मिलने वाला है? मीटिंग में देखिए, अगर हम ये उम्मीद ही नहीं करेंगे कि भाई वहाँ कुछ हो सकता है, तो उम्मीद तो हमें है कि कल भी एक मीटिंग है। पर उम्मीद इस प्रोटेस्ट के दम पे है कि सरकार अगर करेगी तो इस प्रोटेस्ट की वजह से करेगी। उनको कि हमारे ऊपर दया आ रहा है, ऐसे हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये ब्राह्मणिकल हिंदुत्ववादी जो सरकार है, इसको इस प्रोटेस्ट के आगे झुकना पड़ेगा और इसी पे हमें उम्मीद है। तो उनकी मजबूरी है मानना, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। तो उम्मीद हम करते हैं कि सरकार को ये सद्बुद्धि जल्दी आ जाए, वरना फिर ठीक है, वो दिन भी होगा कि जब लड़ाई सीधी हो जाएगी। तब तक नेशनल हाईवे 44 जाम रहेगा? बिल्कुल जाम रहेगा। जाम रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ये आखिरी फैसला है लोगों का। बच्चे से पूछ लेना, हर एक के मन की यही अच्छा है कि हम जहाँ मर जाएंगे, लेकिन जहाँ से छोड़ेंगे। एक नारा लगता, बच्चा बच्चा झोंक देंगे, जमीन पे कब्जे रोक देंगे। तो बच्चा बच्चा झोंक देने के लिए आए, झोंक देंगे। ठीक है, कह रहे जी बच्चा बच्चा झोंक देके बच्चा बच्चा इस प्रोटेस्ट में शामिल होगा। नेशनल हाईवे 44 पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लंगर चलता रहेगा, प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी सरकार इन बिलों को रद्द नहीं कर देती। इसके अलावा पराली से जुड़ा बिल और जो एक बिजली का ऑर्डिनेंस आया था, वो सब रद्द नहीं कर देती, तब तक ये प्रदर्शन लगातार यहाँ पे जारी रहेगा। एमएसपी तक बात नहीं होगी। जो भी अपडेट होगी ललन टॉप आप तक पहुँचाता रहेगा। मेरे साथ है अमितेश, हम यहाँ पे मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पे। शुक्रिया।